मुद्दा है परीक्षा से जुड़ा, खासकर मध्य प्रदेश के होनहार युवाओं के भविष्य से जुड़ा। पीएससी की परीक्षाएं दे चुके परीक्षार्थी हजारों की तादाद में सड़कों पर धरना दे रहे हैं इंदौर में, और सरकार मौन है, जवाब नहीं दे रही। आखिर वजह क्या है? इस वजह की पड़ताल करने की जरूरत है, और हमारे साथ हैं एडवोकेट रामेश्वर सिंह। हम आपका स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है पीएससी से जुड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं की पीड़ा को समझते हुए इस मामले को आपने समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मामले को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमको 2019 से इसमें समझने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर 2019 में विज्ञापन निकाला था, और इसमें लगभग 587 पदों पर डिप्टी कलेक्टर, सीएसपी, तमाम पद उसमें थे अलग अलग विभागों के। इसके बाद में तत्कालीन जो सरकार थी माननीय कमलनाथ जी की, उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में 17 फरवरी 2020 को संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया कि जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको प्री और मेंस में अनारक्षित में कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो, यहाँ ट्विस्ट है। विज्ञापन कब का है? नवंबर 2019 का। नियम बदले 2020 में। एग्जाम कंडक्ट हुआ जनवरी 2020 में एग्जाम कंडक्ट हुआ रिटर्न वो प्री का। इसका रिजल्ट आता है दिसंबर 2020 में। और जो नियम संशोधित किए थे सरकार ने, उन नियमों के अनुसार इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से डाउन थी, हाई थी, और यूआर की कट ऑफ ओबीसी से डाउन थी। इस बात को लेकर के कई अभ्यर्थी उस समय मेरे पास आए कि सर, ओबीसी वर्ग की जो कट ऑफ है वो 154 है और जनरल की कट ऑफ 148 नंबर है। तो पूरा मामला समझा। इस मामले को मैंने पाया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके प्रतिकूल रिजल्ट बनाया गया है। वैसे भी ये भर्ती 2019 की है, नियम 2020 में बने हैं, तो बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों का प्रतिस्थापित सिद्धांत है, और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि कोई गेम यदि स्टार्ट होता है तो गेम के मिडल में आप कोई भी नियम परिवर्तित नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर मैंने जनवरी 2021 में माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। इसमें 27 जनवरी 2021 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर दिया कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2019 की ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो उन्होंने स्टे कर दी। तत्काल पीएससी ने उसमें, तत्कालीन जो वर्तमान महाधिवक्ता हैं वो पीएससी के उस समय अधिवक्ता थे, उन्होंने रिकॉलिंग ऑफ द ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल की। 27 को आदेश हुआ और 28 को ने एप्लीकेशन फाइल की, और वो आदेश रिकॉल कोर्ट ने कर दिया। और उसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश में मॉडिफिकेशन करके कहा कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, यानी इसकी जो भी प्रक्रिया करोगे याचिका के निर्णयाधीन रहेगी। यहाँ पीएससी को आगे की प्रक्रिया नहीं करना थी, रोका भी था। महाधिवक्ता ने भी इंश्योर किया था कि हम आगामी प्रक्रिया रुकवा देंगे, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं रुकी, और इन्होंने 2021 अप्रैल में रिटन एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करा लिया। रिटन एग्जाम कंप्लीट कराने के बाद में इन्होंने 31 दिसंबर 2022 में रिजल्ट जारी कर दिया। शायद 2021 में रिजल्ट जारी कर दिया, और उसमें भी इन्होंने वही संशोधित नियम लागू कर दिए। इसके बाद में माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आता है 7/4/2022 में। हाई कोर्ट ने जो नियम थे उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, और उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। और जो रिजल्ट इन्होंने
बनाया था प्री और मेंस का, उसको भी सेटिसाइड करते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो पूर्व के नियम हैं, असंशोधित नियम 2015 के, उनके अनुसार आप रिजल्ट जारी करें। पीएससी ने अकॉर्डिंग पूर्व के रूल के तहत रिजल्ट बनाया और उसमें 2749 ऐसी कुछ बच्चे थे जो फेल कर दिए गए थे प्री में, वो न्यूली क्वालिफाइड हुए मेंस एग्जाम के लिए। इसके दरमियान एक और ट्विस्ट आता है कि जो मेंस क्वालिफाइड हो गए थे उनकी इंटरव्यू की भी डेट इन्होंने शेड्यूल कर दी। जब दोबारा इन्होंने वो रिजल्ट जारी किया तो वो भी सेटिसाइड कर दिया, तो हाई कोर्ट में पिटिशनों की बाढ़ आ गई। साहब हम तो प्री क्वालिफाइड हैं, हमको फिर से लोग कंपेल कर रहे हैं मेंस एग्जाम देने के लिए। तो इन सारे मामलों का पटापेक्ष कोर्ट ने करते हुए कहा कि जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका आप स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लीजिए। तो उनका स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया। इसी दरमियान जो हमारे वर्तमान महाधिवक्ता हैं, इन्होंने एक जीएडी से सर्कुलर जारी किया अपने अभिमत के आधार पे कि जो ओबीसी का 27% रिजल्ट है उसमें से 13% जो बड़ा हुआ है उसको हम लागू नहीं करेंगे, यानी पूरा रिजल्ट हम दो भागों में बनाएंगे, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, 87 और 13, यानी हम 87% पदों पर ही भर्ती करेंगे, 13% ओबीसी के होल्ड करेंगे और 13% जनरल के होल्ड करेंगे, यानी 113% पे पूरे कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए। अब यहाँ परेशानी ये आई कि जो बच्चे होल्ड हैं उनके नंबर कहीं डिस्क्लोज नहीं किए गए। उन्होंने काफ़ी पिटीशनें भी फाइल की, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये की कास्ट भी लगाई कि भाई इनकी आप मेरिट डिक्लेयर करिए, उनको मालूम तो चले कि उनकी मेरिट पोजीशन क्या है। लेकिन पीएससी ने उसमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। अंतोगत तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ होके ये मामला समाप्त हो गया 2019 का। और जो 87-13 वाला फार्मूला है, उस फार्मूला को ना तो हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो हाई कोर्ट ने एफर्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 87-13 वाला फार्मूला है अपने आप में नियम विरुद्ध है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो बच्चे होल्ड हैं उन लोगों ने अपनी कॉपी के लिए भी एप्लीकेशन लगाई कि भाई हमारी कॉपी दिखा दो, हमको फेल कर दिया गया है, या हमारी वास्तव में मेरिट पोजीशन क्या है, या जो टॉप किया है जिन बच्चों ने उनकी भी हम कॉपी देखना चाहते हैं, उन्होंने लिखा क्या है ऐसा। यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहीं हाँ, पर। यानी जबकि ये संविधान की मंशा है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स में सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्ट होती है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। भाई यदि आप उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो भाई उसकी कॉपी देने में क्या है, उसके नंबर बताने में क्या है, या जिसने टॉप किया है उसकी कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। यानी दोस्तों क्या है कि परीक्षा हो रही है और उसको जो परीक्षार्थी है जो उसमें शामिल हुआ है उसको ये भी नहीं पता है कि उसको कितने अंक मिले हैं, या उसके आगे जिन लोगों को मेरिट में रखा गया है उनकी पोजीशन क्या है, कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। पढ़े लिखे युवा परेशान है। सिंह साहब, ये मामले पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि 2019 से ये मामला चल रहा है। अभी इसकी पोजीशन कहाँ आई है? जी, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि इन्होंने 2019 में 87% पदों पर अपॉइंटमेंट दे दिए हैं। 13% जनरल क्लास के बच्चों के और 13% ओबीसी के बच्चों के पद इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। उसमें कोई नियर भविष्य में ऐसी संभावना नहीं है कि उनको नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति तो ठीक है, उनकी मेरिट पोजीशन भी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है कि आपकी मेरिट क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर का पद एलोकेट हो सकता है या डीएसपी का या तहसीलदार, या जो भी मतलब मार्क्स के आधार पर एलोकेशन होता है, वो कुछ भी डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया है। और इसके बाद में इन्होंने 2020 की प्रोसीडिंग चालू कर दी। 2020 का एग्जाम हो गया, 2021 का हो गया, 2022 का हो गया, 2023 का हो गया। अब 19, 20, 21, 22, 23 लगभग 5 साल और 24 का भी अभी विज्ञापन निकला है।
5 साल की परीक्षाओं में जो 13% ओबीसी के और 13% जनरल क्लास के बच्चे जो होल्ड कर दिए गए हैं परीक्षा के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में, इसमें लगभग ये संख्या 40 से 45 हजार होने की संभावना है कि इतने बच्चे उससे डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं। और बच्चों ने अपनी बात को पीएससी के समक्ष लिखित में ज्ञापन देने के लिए वो गए, तो ज्ञापन लेने तक भी पीएससी से कोई बाहर नहीं आया कि बच्चों की तकलीफ क्या है, किस बात का ज्ञापन है, उसको हम कम से कम डिस्टिंग्विश तो करें, बताएं उनको। लेकिन पीएससी के कोई वहाँ पे जो सेक्रेटरी वगैरह है, कोई पंच भाई है, क्या नाम बता रहे थे बच्चे, उन्होंने बोला कि वो न्यायालय के कारण ये सब हो रहा है। यानी आप सोचिए कि कितने गैर जिम्मेदाराना अधिकारी वहां बैठाए गए हैं। न्यायालय ने ना तो आपके रिजल्ट पे रोक लगाई है, न्यायालय ने ना ये कहा है कि आप 87% पे भर्ती करिए, 13% होल्ड करिए, न्यायालय ने ये भी नहीं कहा है कि आप ओबीसी को 27% आरक्षण मत दीजिए, न्यायालय ने ये भी नहीं कहा है कि आप मार्क डिस्क्लोज ना करें, न्यायालय ने ये भी नहीं कहा है कि आप कॉपी डिस्क्लोज ना करें। जो भी ठीक रहा है न्यायालय पे फोड़ा जा रहा है। जबकि अभी बहस के दौरान काफी वीडियो वायरल हुआ था, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने खुली कोर्ट में सरकार को बोला था कि आपका बनाया नियम है, आप इसे लागू करना क्यों नहीं चाहते। माने कितने शर्म की बात है। मेरे से पूछा, कोर्ट ने पूछा, बोले ठाकुर है क्या मामला, तो मैंने फेयर ही बोला। हमने कहा साहब 27% का कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया था, मार्च 2020 में सरकार बदली, भाजपा सरकार उसको लागू नहीं कर रही। बोले क्यों लागू नहीं कर रही, आपका क्या ओपिनियन है। तो मैंने बोला, हमने कहा साहब यदि भाजपा वाले लागू करेंगे तो क्रेज कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा इनका सोचना है। जबकि वस्तुस्थिति ये नहीं है। उस समय भी ये जनता का बनाया कानून था, क्योंकि हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कांग्रेस भाजपा से ऊपर हैं, हमारी बात सदन में वो बोलते हैं। उन्होंने ये कानून बनाया, तो इस सदन का बनाया कानून है, सरकार का बनाया कानून है, और लेटर इन स्प्लिट लागू करने की जिम्मेवारी एक कार्यपालिका की है। कार्यपालिका इसको लागू नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, वो करना चाहती है, लेकिन यहाँ महाधिवक्ता जी बैठे हैं। महाधिवक्ता पद जो होता है, शासन और प्रशासन और न्यायालय के बीच की धुरी होता है। पूरा सिस्टम जो कोलैप्स हो गया है मध्य प्रदेश का, सिर्फ महाधिवक्ता के अभिमत के कारण। महाधिवक्ता ने जो अभिमत दे दिया, ये भी मैंने कोर्ट में बोला, खुल के बोला। मैंने कहा लॉर्डशिप, जो महाधिवक्ता का अभिमत है, आज की तारीख में ये विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को सुपरसीड कर रहा है। कानून बना हुआ है, कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, केवल महाधिवक्ता के अभिमत को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि आप 13% होल्ड करिए और 87% पर भर्ती करिए। सिंह साहब, अभी क्या लग रहा है कि ये मामला कैसे इसका हल निकलेगा? देखिए सर, हल तो इसका 5 मिनट में निकल जाएगा हल। महाधिवक्ता को आप पद से तत्काल हटा दें, कोई वहां बिल्कुल निष्पक्ष आदमी आप बैठा दें पद पे जो कानून की समझ रखता हो। लेकिन ये तो राजनीतिक स्तर पे ये नियुक्तियां होती हैं। ये राजनीतिक स्तर पे होती है, लेकिन ये संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद जो भी धारण करता है वो अपने व्यक्तिगत विचारधारा या किसी संगठन या पार्टी की विचारधारा से ऊपर होता है। जिस प्रकार से एक न्याय की कुर्सी पे एक न्यायाधीश बैठता है, वो संविधान को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक इसी प्रकार महाधिवक्ता का पद है कि जो शासन के बनाए हुए कानून हैं उनको हर स्तर में हमको डिफेंड करना है। उन कानूनों का लेटर इन स्प्लिट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यायालय में चुनौती दी जाती है, सरकार का डिफेंड करने की जिम्मेवारी होती है। तो ये पद बहुत ही गरिमामय और बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि बाइस्ड होकर के यदि एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का 1 मिनट भी ना तो नैतिक अधिकार है, और सरकार को भी चाहिए। कई संगठनों ने ज्ञापन भी दिए हैं, और अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनने भी इस बात को प्रायोरिटी से रखा है कि महाधिवक्ता को पद से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि आज की तारीख में पीएससी
के भी अधिवक्ता माननीय महाधिवक्ता है और मध्य प्रदेश शासन के भी अधिवक्ता माननीय महाधिवक्ता है। यानी दो दो स्टेटस में वो काम कर रहे हैं और निष्पक्षता से काम नहीं किया जा रहा है। यदि सरकार की मंशा है तो 5-10 मिनट में पूरा मामला का पटापेक्ष होकर के नियमानुसार सारी भर्ती हो जाएगी। बच्चे जो धरने पे बैठे हैं वो भी सेटिस्फाई हो अभी जाएंगे। ये है कि 19, 20, 21, 22, 23 जी इनमें परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे पद जी। हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके माँ बाप भी चिंतित हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो ओवर एज होने के डर से भी परेशान हैं। जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता निकले और उन बच्चों के भविष्य को न सिर्फ एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, बल्कि कानून के तराजू पे रख के उनकी बात को अगर मान लिया जाए तो इस देश के, इस मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य संवर सकता है। इंदौर में कड़ाके की ठंड में बैठे पीएससी परीक्षा देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य की चिंता न सिर्फ उनके अभिभावकों को है, बल्कि इस प्रदेश के हर पढ़े लिखे समझदार युवक की, लोगों की भी है। राजनीतिक स्थितियां भी सामने हैं। सिंह साहब, क्या इसका हल निकलेगा? सर, आज जो हमारे लगभग 40-50 हज़ार बच्चे, युवा, जिनकी आयु 20 से लेकर के 40 वर्ष के बीच के युवा सारे वहाँ पे कड़ाके की ठंड में खुले में बैठे हुए हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार के कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं जा रहा है कि भाई तकलीफ क्या है। वास्तव में ये सारी जो समस्या को पैदा की गई है पीएससी के द्वारा, इसका हल बड़ी आसानी से किया जा सकता है यदि सरकार की मंशा है। पीएससी अकेला नहीं कर पाएगी, इसमें सरकार की भी मंशा जरूरी है। वो क्या है कि जो परीक्षा आपने आयोजित की हैं या होने वाली हैं, उनको टोटल आप ट्रांसपेरेंट करिए। हर बच्चे को हर स्टेज में एग्जामिनेशन के मार्क्स दिखाए जाना चाहिए, उनकी कॉपी उनको दिखाई जाना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और यदि वो आरटीआई के तहत अपनी भी कॉपी लेना चाह रहा है तो अपनी भी कॉपी वो ले सकता है और दूसरे की भी कॉपी यदि उसको देखना चाहता है तो वो कॉपी भी उसको दिखा दी जाए। आरटीआई में आप देना नहीं चाहते मत दीजिए, लेकिन उसको बुला के आप उसका परिशीलन करा दीजिए, वो देख ले, सेटिस्फाई हो जाए कि जो पीएससी द्वारा प्रक्रिया की जा रही है वास्तव में ट्रांसपेरेंट है। और अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो होल्ड वाली है। 13% होल्ड, 26 और 87% पे भर्ती कर रहे हैं। इसमें मेरा कहना यह है कि देखिए, सरकार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में सब लोग जान गए हैं। तो भाई आप 14% रिजर्वेशन से के अनुसार आप 100% पदों पर भर्ती करिए। उसमें भी आरक्षित वर्ग को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, रिजर्व कैटेगरी के, वो प्री में और मेंस में वो अनारक्षित में कॉम्पिटिट कर जाएंगे। उनका रास्ता ब्लॉक जो था वो खुल गया है, तो उनको आप नहीं रोक सकते। तो ये समस्त भर्ती है, रिजर्वेशन का जो भी आपको क्वांटम रखना हो आप रखिए, लेकिन 100% पदों पर भर्ती करिए। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। अभी पिछली हियरिंग पे भी माननीय न्यायालय ने यही महाधिवक्ता से पूछा था कि जो छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, वो आदेश मैं भी मध्य प्रदेश के कंटेस्ट में कर देता हूं। तो महाधिवक्ता साहब ने बहुत विरोध किया इसका, वो आदेश नहीं होने दिया। अंतोगत तो यदि वो आदेश हो जाता तो शायद आज बच्चों को वहां धरने पर बैठने की जरूरत ना पड़ती और वो मामला फिर 20 जनवरी के लिए फिक्स है। तो इसके लिए मेरा जो सुझाव यही है सरकार को कि आप 100% पदों पर आप अपॉइंटमेंट करें। ओबीसी को 27 नहीं देना है, मत दीजिए। आप 14% पर 100% रिजल्ट बनाइए और जो नियम है, नियम अनुसार उनका माइग्रेशन आप करिए। इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक भी बच्चा
पीएससी की मंशा पर कभी संदेह नहीं करेगा। दोस्तों, ये एक सुझाव है। हालांकि प्रकरण पूरा न्यायालय के सामने है। 20 जनवरी को 2025 को इसकी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय के निर्देश और उसके बाद इस प्रक्रिया में कहाँ कुछ क्या घटेगा, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि सरकार इन सुझावों को मान लेती है तो हजारों छात्रों का भविष्य संवर सकता है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। एडवोकेट रामेश्वर सिंह जी ने हमसे जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।